तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, या इसे हम बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ के अंदर क्या होता है, इट स्टेट दैट एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज जीरो। जैसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे ये कोई भी जंक्शन है, इस जंक्शन पर ये बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है। इधर से मान लेते हैं ये I1 करंट आ रही है, इधर ये I4, इधर ये I3 और ये I2। ठीक है, तो यहां पर इस जंक्शन पर एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का, पहला स्टेटमेंट यह है, एल्जेब्रिक सम एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट डेफिनेशन। तो यहां पर अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इस जंक्शन पे देखिए कुछ तो जो पार्ट है वो तो क्या हो रही है, एंटरिंग करंट कर रही है और कुछ लीव कर रही है। तो हम एंटरिंग करंट को कन्वेंशनली क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और जो करंट लीव कर रही है उसे हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। तो यहां पे प्लस I1 प्लस, सॉरी, ये I2 वाली लीव कर रही है तो नेगेटिव, I3 वाली तो पॉजिटिव, और I4 लीव कर रही है तो यहां पर हम बोल सकते हैं I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। अब दूसरा स्टेटमेंट जो है हम इस वाले स्टेटमेंट से बोल सकते हैं कि जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ये इन द अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि एंटरिंग करंट एट एनी जंक्शन, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द लिविंग करंट। कि यहां पर एंटरिंग करंट जो है कि I1 प्लस I2 क्या है, इस जंक्शन पर एंटर हो रही है, और I2 और I4 क्या हो रही है, लीव कर रही है। तो किसी भी जंक्शन पर एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। एंटरिंग करंट at any junction is equal to the living current at any junction। कि किसी भी जंक्शन पर जो एंटरिंग करंट है वो किसके इक्वल है, लिविंग करंट के। जैसे इसमें इस तरह से हम बोल सकते हैं, अब इसके अंदर मुझे आई की वैल्यू निकालनी, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि अगर मैं इस जंक्शन पे बात करूं तो एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट है। तो यहां पर देखिए, यहां से 7 करंट आ रही है, 2 इधर गई, तो इस तरफ कितनी जाएगी, 5 एम्पियर। दूसरे कलर से सॉल्व कर देता हूं। तो ए बी ब्रांच जो है उसके अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, 5 एम्पियर। वो कैसे करंट की, एंटरिंग करंट जो इक्वल टू लिविंग करंट, तो इसे हम बोल देते हैं आई डैश। तो आई डैश प्लस 2, तो आई डैश कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस, तो 5 एम्पियर। अब यहां पर इस जंक्शन, ये कौन से जंक्शन की बात की, एट जंक्शन ए। अब ऐसे सिमिलरली मुझे एट जंक्शन बी की बात करनी है। तो बी जंक्शन पे देखिए, ये 5 एम्पियर इधर एंटर कर रही है 2.7, और ये 1 एम्पियर। तो एंटरिंग करंट तो कितनी है 5, लिविंग करंट कितनी है 2.7 प्लस आई। तो यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2.7, तो ये आ जाएगी 2.3 एम्पियर। तो यहां पर इसके जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2.3 एम्पियर। तो ये हो गया केसीएल। अब ऐसी सिमिलरली एक और लॉ होता है केवीएल। के सी की जगह क्या हो जाता है, वीएल। तो सेकंड जो है वो है केवीएल, या इसे केवीएल इसको बोलते हैं हम लूप लो। तो इसके अंदर देखिए, हाँ, जो ये केसीएल था इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ये किससे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जो केसीएल था ये किससे बेस्ड था, इट इज कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड ऑन द चार्ज। अब जो नेक्स्ट लो है वो है किरचॉफ वोल्टेज लो। तो किरचॉफ वोल्टेज लो जो है ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे या फिर लूप लो भी बोलते हैं।
तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि एट एनी जंक्शन, सॉरी, इन एनी लूप या इन एनी क्लोज पाथ द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस ड्रॉप जो होगा वोल्टेज, उसका सम क्या होगा किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए, इन एनी क्लोज्ड लूप जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो। जैसे लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लेते हैं E1, यहां पर इसमें ये रेजिस्टेंस जो है वो R1 और इसका ये R2, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो यहां पर इसमें माइनस प्लस। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ जैसे इस क्लोज लूप ABCD, इन क्लोज्ड इसे बोल दिया हमने E2, तो इन क्लोज्ड लूप या इन्हें बोल ही दो V1 और ये V2 इन एनी क्लोज्ड। अब इस क्लोज लूप के अंदर देखिए इन क्लोज लूप ABCD, अब इसके अंदर भी कि ये जो है ये किससे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें किसी भी एक पॉइंट से हमें चलना होता है और वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं इसके अंदर करंट जो है वो कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। अब करंट की डायरेक्शन में जो है वो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो IR1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IR1, ऐसे ही इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो IR2 प्लस माइनस। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम A से B पर चलेंगे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव, कि अगर हम जो है मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। ऐसे यहां पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको ले लो नेगेटिव मतलब वोल्ट। अब उसके बाद पॉजिटिव से इसमें भी नेगेटिव, लेकिन इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाएंगे तो उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब इसके अंदर जहां पर भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब दो चीजें ध्यान रखनी कि अगर सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे प्लस लेंगे, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो उसे नेगेटिव लेंगे। और इसके अंदर ध्यान रखना है कि अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, और करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे इसमें अगर मैं कैसे गया एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी ने बोला कि मैं अगर इस तरह से क्लॉकवाइज जाता हूं तो क्लॉकवाइज जाने पर भी सेम रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम ADCD जाते हैं तो प्लस से माइनस गए, तो प्लस से माइनस जाने पे कितना आ गया, ये नेगेटिव, ये कितना आ जाएगा प्लस V2। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर प्लस V2। इसमें करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको IR2, इसमें भी करंट से अपोजिट में प्लस IR2। तो यहां पर अगर इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा। सॉरी इसमें क्या किया अपन, ठीक है, सॉरी ये V2 था, ये V1 था। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। तो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q के बीच में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। अब मैं वापस इस P पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूं, तो यहां पर I करंट, यहां I करंट फ्लो होती है, इधर भी I और इस तरफ भी I करंट। अब मैं इस P पॉइंट से चलता हुआ वापस इस P पॉइंट पे जाता हूं, तो देखिए इस P से चले
तो इस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, नेगेटिव। उसके यहां भी करंट की डायरेक्शन में टू। अब नेगेटिव से पॉजिटिव तो +12, पॉजिटिव से नेगेटिव तो -8, और यहाँ करंट की डायरेक्शन में आ रहे तो -I/1 = 0। मतलब करंट की डायरेक्शन में आ रहे तो नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन में यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस। तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1 2 और 9 11 12, तो -12I = ये हो जाएगा +4 = 0, तो I = हो जाएगा 4/12, मतलब 1/3 एम्पियर। अब मुझे इस P और Q के बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो Vp माइनस VQ = कितना हो जाएगा, 9 इंटू यहां इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ये तो ओम्स लॉ से निकाल सकता हूं कि ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों, या इसके लिए भी हम निकाल सकते हैं, वो भी सेम आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल Vp मान लिया, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1/3, नेगेटिव से पॉजिटिव तो +8, -12 + 2I = VQ, तो Vp माइनस VQ = ये हो जाएगा -1, ये भी 1/3, तो ये हो जाएगा 1, तो +1 -4 = VQ, तो Vp माइनस VQ हो जाएगा 3 वोल्ट। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। इसमें सिंप्लीफाइड किया है, ये 1/3 इंटू 1, ये 2 इंटू 1/3, तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1 - 4 तो जाएगा 3 वोल्ट। तो कैसे भी कर सकते हैं, ये तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इनके बीच में पोटेंशियल और इनके बीच में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम सेल्स की। तो सेल के बारे में, सेल के बारे में हम बेसिक चीजें तो जानते हैं कि सेल जो है इट इज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो सेल्स होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी सेल्स जो बाद में चार्ज नहीं हो सकते, इसके एग्जांपल सेकेंडरी डेनियल सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जो जिनको हम चार्ज कर सकते हैं अगेन दोस टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स है वो एडिशन सेल, फ्यूल सेल, जिनको हम फ्यूल फिल करके। अब इसके अंदर जो सेल्स के अंदर है, जो फर्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं EMF। अब देखिए कोई भी अगर सेल होता है तो उस सेल के पास क्या होता है कि एक तो उसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस फिल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर क्या होती है कि वहां पर उसकी कंसंट्रेशन होने की वजह से, तो वहां पर उसका कुछ ना कुछ हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी जो सेल होता है एक्चुअल उसका जो, तो उसमें एक तो EMF होता है, एक इंटरनल। स्मॉल r का मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल r जो है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले अगर इस E की बात करें, तो किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी भी उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोड मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड, तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा इन द ओपन सर्किट की, इस किसी भी सर्किट के अंदर जब हम उसके अंदर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जब उसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम क्या बोलेंगे, EMF। सेकंड हम बात कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज की। किसकी बात करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल कि व्हेन द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन द करंट फ्लोइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, कि इसमें अगर हम कोई करंट फ्लो करवा रहे हैं। अब फ्लो करवाने में क्या होता है कि या तो इस सेल को हम चार्ज कर रहे हो, तो अगर हम इस सेल को चार्ज, जैसे मान लेते हैं दो तरीके की चीज होती है, पहले हम सेल जो है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग होगा तो उस केस में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये E है, ये इंटरनल, और करंट मान लेते हैं हम I है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा E -
आई आर, मतलब ये इसके अक्रॉस जो भी, कि इस केस में ये क्या कर रहा है, बैटरी से पावर सप्लाई दे रहा है। अब अगर हम उसको चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग के केस में क्या होता है कि हम उसको करंट, सेल को करंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वो उस केस में हो जाएगा E इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, यहां से हम देख भी सकते हैं कि V जो है, अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप, तो V करंट से सेम डायरेक्शन जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो E प्लस आई आर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर टर्मिनल वोल्टेज, अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से क्या होगा, कम होगा, और वो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जितना भी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना वोल्टेज उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको चार्ज कर रहे हैं उस सेल को, तो उस टाइम पे हम उसको पावर सप्लाई दे रहे हैं, उसको करंट आई प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके एंड्स पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कि किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उनके बीच में जो आयंस प्रेजेंट है, उन वो क्या करेंगे, वो आयंस के आपस में कॉलिजन होने की वजह से किसी भी सेल का कुछ ना कुछ एक इंटरनल, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो है दोनों जो आयन जो इलेक्ट्रोड्स उनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कि उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ आयंस जो होंगे, उस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ये एक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से भी जो है जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कोई भी एक सर्किट है हमारे पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे हम कैपिटल आर एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड कर दिया और हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। ये जो है कैपिटल आर, ये क्या है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आई। तो अगर मैं आई की बात करूं तो आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर। तो यहां से ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई आर प्लस, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस कैपिटल। अब इनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, टर्मिनल वोल्टेज, उस टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू होगी आई आर। क्यों, क्योंकि यहां पर करंट आई और रेजिस्टेंस आर है, तो V जो होगा वो आई आर, V क्या है यहां पर, टर्मिनल वोल्टेज, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस, इसको हम V लिख सकते हैं, तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन आई, और I की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, V बाई आर, वो वैल्यू यहां रखेंगे तो E माइनस V अपॉन V इंटू आर। तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या है यहां पर, EMF, V क्या है टर्मिनल वोल्टेज, और R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कि मतलब E तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हम इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं, तब इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, E है। जब हम इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं तब इसके जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V, मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और कैपिटल R जो है वो क्या है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पर इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये इस इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर सेल्स के अंदर भी हम इसके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में मान लेते हैं कि ये E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, ये E2 इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ऐसे ही N सेल्स मैंने क्या किए हुए हैं, कनेक्टेड किए हुए हैं। इन सेल्स के एंड से मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो कैपिटल R का मतलब हमेशा इसमें ध्यान रखना है वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस तरह से मैंने इनको कंबाइन किया। अब मुझे
इनका ई इक्विवेलेंट फाइंड करना है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। मुझे देखना है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो मान लेता हूँ इस सर्किट में जो है कोई भी आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर मेरे से ई इक्विवेलेंट की बात की जाए तो सिंपल ये क्या होता है कि ईएमएफ ये वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप ही है। ईएमएफ क्या है, एक तरह से पोटेंशियल है, ठीक है। तो और पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर अगर हमसे इक्विवेलेंट पूछा तो सिंपली हम इनको क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं अप टू ई एन। ऐसे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, वो भी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। अब करंट की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, ई इक्विवेलेंट इस वाले सर्किट से ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। तो E1 प्लस E2 प्लस अप टू En अपॉन R1 प्लस R2 अप टू Rn प्लस कैपिटल R। अब इसके अंदर ध्यान रखिए कि इफ एक केस लेते हैं, इफ ऑल द रजिस्टर्स if all cells are identical, कि जितने भी सारे के सारे जो सेल्स है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल होंगे तो करंट की वैल्यू देखिए कितना जाएगा, E प्लस ई इज इक्वल टू एन ई। मतलब यहां पर अगर आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट जो है वो इफ ऑल द सेल्स आर तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऐसे ई ई ई ई, तो ये हो जाएगा एन ई। ऐसे सिमिलरली आर इक्विवेलेंट अगर सारे के इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होंगे तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, एन आर। ये वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में, तो एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। अब इसमें हम दो केसेस लेते हैं। इन द केस फर्स्ट, इफ एन आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि एन आर को हम जो है इसको स्मॉल कैपिटल आर को क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो यहां से ये आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर, तो ई अपॉन, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि अगर एन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो उस केस में इसमें केवल उतनी करंट फ्लो होगी जितनी एक सेल के अंदर होगी। केस सेकंड, तो ये एक तरह से इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस, मतलब इसका कंडीशन का हम यूज नहीं करेंगे। एन आर इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल आर, तो उस केस में कितना जाएगा, एन ई, और उस केस में एन आर को नेग्लिजिबल कर देंगे तो इसमें क्या होगी, करंट जो है वो कितनी हो गई, एन टाइम्स हो गई। एक सेल के अंदर जितनी करंट ड्रोन होंगी, तो ये क्या हो गया इसका एडवांटेज। कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब ये जो इक्विवेलेंट है ये बहुत छोटा होना चाहिए कैपिटल आर के कंपैरिजन में। तो ये इसका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे सिमिलरली दूसरा जो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, तो इस तरह से मान लेते हैं ये E1, ये R1, ये E2, ये R2, ऐसे सिमिलरली ये En, और ये Rn, और इसे एक एक्सटर्नल सर्किट हम कनेक्टेड करते हैं कैपिटल आर। तो यहां देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही अलग अलग, तो मुझे यहां पर इसका तो ई इक्विवेलेंट निकालना होगा और दूसरा आर इक्विवेलेंट और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो मैं फाइंड करूंगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहले मैं अगर आर इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो आर इक्विवेलेंट सारे के सारे पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R अप टू 1 अपॉन Rn। अब यहां पर अगर मुझे ई इक्विवेलेंट निकालना है तो ई इक्विवेलेंट के लिए बोल सकता हूं कि यहां पर जो सबके अंदर करंट फ्लो होगी, मान लेते हैं इसमें I1, इसमें I2, इसमें लास्ट वाले में होगी In, तो वो जो करंट है वो टोटल करंट किसके इक्वल होगी, आई के, मतलब तीन सर हर इंडिविजुअल जो सेल है वो करंट फ्लो करवाएगा I1 I2 अप टू In, और वो सबका जो सम है वो किसके इक्वल होगा, आई के। तो कैपिटल आई इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस
अप टू आई एन। और आई वन की वैल्यू बात करूंगा तो वो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई एन अपॉन आर एन, और ये हो जाएगा ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट। तो ई इक्वेलेंट हो जाएगा यहां से ई वन आर वन प्लस ई टू आर टू प्लस अप टू ई एन अपॉन आर। तो यहाँ पे ई इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू ई वन अपॉन आर वन, ऐसे आई टू की जो वैल्यू होगी वो ई टू अपॉन आर टू, ऐसे सिमिलरली आई एन की जो वैल्यू होगी ई एन अपॉन आर एन। तो यहाँ पर आर इक्वेलेंट इस तरफ आएगा मल्टी, और उसको इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा वन अपॉन, जैसे ये इधर इंटू आर इक्वेलेंट, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन अपॉन आर इक्वेलेंट। तो वन अपॉन आर इक्वेलेंट की वैल्यू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब ये तो हो गया इक्विवेलेंट इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, कि अगर हमारे सारे सेल्स आइडेंटिकल है तो आर इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, ये सारे सेल्स आइडेंटिकल है वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई एन, और ई इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये सारे सेल्स एन ई बाई आर, और ये हो जाएगा एन बाई आर, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा ई। अब आई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से इसके अंदर पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू जाएगा ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर। अब आर बाई एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहां पर इसे नेग्लिजिबल, तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर। तो ये क्या हो गया कि करंट जो है वो एन टाइम्स होगी, इट इज एडवांटेजेस, ठीक है। अब कैपिटल आर बाई इन इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ कैपिटल आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो एक बैटरी में जितनी करंट ड्रॉन होगी तो इतने बड़े सर्किट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये इसका क्या हो गया डिसएडवांटेजेस। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि अगर दो सेल से ई वन आर वन ई टू आर टू और हमें इक्विवेलेंट निकालना, तो उसके लिए ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस, इसे सिंप्लीफाइड करेंगे, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वन अपॉन आर वन, सॉरी आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव, सपोज करो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर एक साइन हम क्या कर देंगे नेगेटिव, तो इस तरह से हम इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कि कुछ जो है वो किस में कनेक्टेड है सीरीज में, और कुछ जो है वो किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। मिक्स्ड, तो मान लेते हैं कि इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज E1 और R E R, ऐसे कितने सेल्स है E और R, तो हर रो के अंदर जो है n सेल्स है, और ऐसी कितनी कॉलम्स है हमारे पास m, तो E R ऐसे हमारे पास m कॉलम्स है। और ये मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड कर दी, तो मुझे इक्विवेलेंट निकालना एक तो इसका, और दूसरा R इक्विवेलेंट और ये एक्सटर्नल, तो करंट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले मुझे ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो ई इक्विवेलेंट के लिए देखो कि इसमें क्या है एन सेल्स, तो मैंने किसमें हर रो के अंदर कनेक्टेड किए हैं, और ऐसी कितनी रोज बनाई है मैंने एम रोज, कि हर रो के अंदर एन सेल्स कनेक्टेड की। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट की बात करूं, तो पहले अगर मैं इन सीरीज वालों की बात करूं तो ये कितना जाएगा एन ई, तो हर जो कॉम्बिनेशन है हर रो का जो एन इक्विवेलेंट होगा वो एन ई, और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका सबका कितना होगा एन ई, तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा एन इंटू ई। देखिए कैसे निकाला ये कि इसका ई तो 2e, ऐसे कितने हैं n सेल्स है, कितने सेल्स है n, तो इनका इक्विवेलेंट ne, और पैरेलल में हमें याद है कि ne को मैंने मान लिया e डैश, तो अगर इन सब e डैश
को रजिस्टर्स सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्टेड किया तो इनका इक्विवेलेंट होता है, सेम रहता है ई डैश, और ई डैश की वैल्यू कितनी, n इंटू ई। तो इसका मतलब है कि अगर n सेल्स को मैंने सीरीज में कनेक्टेड किया और उन n सेल्स को ऐसे m रोज बनाई है तो इनका ई इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा, n ई। ऐसे सिमिलरली आर इक्विवेलेंट को देखेंगे तो सीरीज में कनेक्टेड है तो कितना जाएगा, एन आर, और ऐसे एन आर कितने कनेक्टेड है, एम में, तो एन आर, और कितने कनेक्टेड है ये पैरेलल में, एम। तो मतलब जैसे एन आर है तो एन आर को हमने मान लिया आर डैश, तो वो आर डैश जो है वो कितने कनेक्टेड है पैरेलल में, एम, तो वो हो जाएगा आर डैश बाई एम, और आर डैश की वैल्यू कितनी थी, एन आर। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर अपॉन एम प्लस आर। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम एन ई अपॉन एन आर, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो एम आर। आप देखिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो हो जाएंगे कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू होगी एम इंटू एन, मतलब हर रो के अंदर है एन और ऐसे ही कितने ये, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन। अब मुझे इसके अंदर निकालनी है कि मैक्सिमम करंट कितनी होगी, तो देखो यहां पर m इंटू एन तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स E अपॉन एन आर प्लस एम आर। अब मुझे इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि इसकी वैल्यू, अब देखो कैपिटल एन को मैं जीरो नहीं कर सकता, ई को मैं जीरो नहीं कर सकता, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं जीरो नहीं कर सकता, और कैपिटल आर को मैं जीरो नहीं कर सकता, और नहीं एन और एम को भी। अगर मैं एम को जीरो कर दिया तो सारे के सारे पैरेलल में हो जाएंगे, और एन को जीरो कर दिया तो वो सारे के सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैंने क्या कर दिया, सपोज एन आर का स्क्वायर अंडर रूट लगा दिया और उसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, तो ये एन आर ही। ऐसे सिमिलरली एम आर का अंडर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी कर दिया, और मैंने क्या किया, अंडर रूट टू एम स्मॉल आर कैपिटल आर को सब्ट्रैक्ट किया पहले तो, और फिर उसके बाद उसको ऐड भी कर दिया। उसके बाद I इज इक्वल टू एन ई अपॉन अंडर रूट एन आर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट एम एन आर। अब इसको अगर हम इक्वल टू जीरो कर दें कि इफ एन आर minus mr equal to 0, then the current is maximum, current flowing in this circuit is maximum, कि करंट जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होने के लिए ये जीरो होगी, तो एन आर इज इक्वल टू एम आर, इट इज द कंडीशन टू फ्लो द मैक्सिमम करंट इन दिस कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, एन इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम इंटू आर।